नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद में पूरे हफ्ते हंगामा चलता रहा। राजनीतिक बहस, गर्मा गर्मी, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक ऐसी गैर जरूरी घटना थी जिसको टाला जा सकता था। संसद का बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, उसका धन्यवाद प्रस्ताव था, उस पर बहस होनी थी, लेकिन उसकी बजाय हर मसले पर बहस होती रही। बहस शुरू हुई हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष, आर्मी के जो चीफ हैं, जनरल एमएम नरवणे साहब, मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब को लेकर। जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उन्होंने उनकी किताब का जिक्र करना चाहा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। कहा गया कि नियमों का हवाला दिया गया कि चर्चा नहीं हो सकती। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उसकी बात की, 349 का हवाला दिया। राहुल गांधी जी उस पर अड़े रहे, फिर उनका भाषण भी नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो उनका उत्तर होना चाहिए था, होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। और फिर किताबों की जो झड़ी चली, प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों तक और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निशाना बनाने से लेकर निजी हमलों तक ये बात आ गई। ये सब मसला क्या है? बार बार नेहरू क्यों याद आते हैं, इंदिरा गांधी क्यों याद आती है, निजी मसले क्या होते हैं, सेना अध्यक्ष की किताब का क्या मायने हैं और क्यों नहीं जारी किया गया, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे बड़े भाई, हिंदुस्तान की राजनीति को 40-45 साल से बहुत करीब से समझने वाले, संसद की कार्रवाई को बहुत बारीकी से देखने वाले और कांग्रेस की राजनीति को बिल्कुल करीब से समझने देखने वाले विनोद शर्मा साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बेहतर शुक्रिया। तो कोई जानता न कांग्रेस को न संसद को। तो ये क्या हो क्या रहा है? आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी था जो कुछ हुआ, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी? ये बेतुका मजाक था भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के साथ। देखिए, मुझे कभी-कभी लगता है कि जो जो कुछ हम सीखे पिछले 4-5 दशक में अपने सीनियर्स से और संसद को नजदीक से देखकर, वो सब अब भूलना पड़ेगा। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट के अभिभाषण पे जो वोट ऑफ थैंक्स होता था, उस पे जो डिबेट होती थी, तो पुराने जमाने में सत्तारूढ़ दल विपक्ष को कहता था कि भाई आप हम फोकस डिबेट मत मांगो, ये वो जो प्रेसिडेंट एड्रेस है उस पे आप इसकी चर्चा कर लेना। हाँ, सब चीजें कोई उसमें ऐसा शामिल की जाएगी। हाँ, कोई कोई ऐसा मुद्दा हो जिसपे यस। जो रूलिंग पार्टी शार्प फोकस नहीं चाहती थी, वो कहती थी भाई प्रेसिडेंट के अभिभाषण पे उस पे आप बोल देना, चर्चा कर लेना। वो जो सरकारें ये ऐसी सलाह विपक्ष को देती थी, वो सरकारें अपनी एबिलिटी में विश्वास रखती थी। भले ही वो वीपी सिंह की सरकार हो, भले ही वो अटल जी की सरकार हो, भले ही देवे गौड़ा की सरकार हो, भले ही इंदिरा गुजराल की सरकार हो, वो अपनी काबिलियत में विश्वास रखती थी और वो ये मानती थी कि विपक्ष जो बोलेगा उसका हम जवाब दे सकते हैं। डिबेट से भागती नहीं थी। आज तक कभी इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी एक्सक्यूज पे, किसी भी बहाने से अपनी इंटरवेंशन, अपनी रिप्लाई पीएम के एड्रेस पे नहीं चूक की, उस पे नहीं चूक की, उस पे एब्सेंट नहीं हुए। देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है सरकार की। सरकार लिख के देती है वो बयान, सरकार लिख के देती है वो पूरा जो स्पीच होता है वो सरकार का लिखा हुआ होता है। और जब विपक्ष उस पर खड़ा होता है तो विपक्ष को हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार होता है। एनीथिंग अंडर द सन एंड बियॉन्ड इट, उसमें विपक्ष बोल सकता है। और जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो अपनी तारीफ में कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसे लोगों को उतारना चाहिए इस डिबेट में जो लोग संसदीय परंपरा से वाकिफ हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, इतिहास की समझ रखते हैं, शीशा लेदर नहीं करने के लिए उतरते हैं। अब आपने नाम लिया एक वरिष्ठ वरिष्ठ पता नहीं वरिष्ठ है कि कितने वरिष्ठ हैं, लेकिन एक संसद सदस्य का आपने नाम लिया।
वो एक अकेला ऐसा स्कॉलर है जो बीजेपी के पास है, हर मुद्दे पे उसकी स्कॉलरली भाषण होती है। और मैं चकित रह जाता हूं कि ये वही पार्टी है जिसके पास जसवंत सिंह होते थे, अरुण जेटली होते थे, अरुण शौरी होते थे, अभी भी जिसके पास राजनाथ सिंह है। ये वही पार्टी है, ये अटल जी की पार्टी है। मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि देखिए, विपक्ष का काम, विजय जी, हम यहाँ पर विपक्ष की तारीफ करने नहीं बैठे हैं आप और मैं। हो सकता है कि हमारा विपक्ष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, हर पत्रकार का थोड़ा विपक्ष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एक तरह से पत्रकार को भी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हम कोई चीयर लीडर नहीं है सरकार के, ना हम विपक्ष के हैं, लेकिन कभी कभी हम विपक्ष के इसलिए हो जाते हैं कि सत्ता से लड़ने में मजा आता है। हर पत्रकार को आता है, वो समझता है अगर वो लड़ता है भाई, किस हमने इस बहाने नाम हमारी लिया लड़ाई है। चल रही है, इस बहाने हमारी लड़ाई भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूं विजय जी कि अरुण शौरी की क्या क्लेम टू फेम है? सरकार से लड़ा हो, सरकार से इंदिरा गांधी की सरकार से लड़ा है। उसने लिखा इंदिरा गांधी एज कॉमर्स, एक बड़ा आर्टिकल छपा पेज 1 पे। उस वक्त न्यूज़पेपर के ओनर्स भी बुलंद होते थे, तगड़े होते थे, अखबार भी तगड़े होते थे, बोलने वाले भी तगड़े होते थे। अब तो सब झाग की तरह बैठे हुए हैं भाई, चरणों में सरकार के। हमको दुख इस बात का है। अब बताइए मुझे कि अगर आपका परस्पर तर्क ये है विपक्ष के खिलाफ कि आप जो है हमारी फौज की बात ना मानकर या उसको क्वेश्चन करके फौज की अवमानना कर रहे हैं, आप उनकी जो स्पिरिट्स को है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यही आर्गुमेंट है ना भारतीय जनता पार्टी का। हम गलत तो नहीं बोल रहे। जी बिल्कुल। तो ये जनरल नवरणे की जो किताब है जो छपी हुई है कैरेवन मैगजीन में, जो जी। मैं पढ़ चुका हूं, और किससे छुपा रही है सरकार? और क्या जनरल नवरणे फौजी नहीं था क्या? चीफ है हमारे, चीफ अरे रहे। आर्मी चीफ थे, वो तो आर्मी चीफ था हमारा। उसको आपको सीडीएस बनाना चाहिए था, आपने नहीं बनाया, किसी और को बनाया, अलग बात है, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो अगर आप संसद में ईमानदारी से चर्चा नहीं करते, आप हिम्मत नहीं रखते, आपको अपने इंटेलेक्चुअल वेरविथाल पे विश्वास नहीं है कि आप तर्क का जवाब तर्क से दे सकते हैं, तो यही होगा। और विपक्ष जो है वहां भी गलतियां हुई। अब देखिए, बात यह हुई कि राहुल गांधी ने अब स्लोगन बनाया है जी जो उचित समझे वो करें। जी। लेकिन सर एक चीज में बोले। राहुल जी पर आपने जिक्र किया तो वही समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल जी को जब ये मौका मिला था एलओपी के तौर पे वोट ऑफ थैंक्स पर बात करने का, तो वो सिर्फ नरवणे की किताब को लेकर अड़े रहे। तो पूरे मसले पर सरकार की आलोचना कर सकते थे और फिर बात किसी सही है, करते। बात सही है। किसी प्रॉब्लम जी पता है क्या है? जो सत्तारूढ़ दल है उसमें ये ज्यादा है और विपक्ष में है लेकिन कम है। सत्तारूढ़ दल में क्या दिक्कत है? जब उनका शीर्ष का नेतृत्व गलती करता है या कोई गलत राह पे चल रहा होता है तो वो लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। कोई आगे बढ़कर कान में उसके कुछ फुसलाता नहीं है और ये बताता नहीं है कि ये मत करो, ये ठीक नहीं रहेगा, यहां रुक जाओ, थोड़े 2 कदम पीछे ले लो, यू कैन यील्ड एन इंच टू स्कोर अ माइल लेटर, पर ये आप आगे मत बढ़ो इस राह पे, नहीं बताते। तो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में सब चीयर लीडर्स हैं, ताली बजाने वाले हैं। उसी तरह विपक्ष में कोई भी राहुल गांधी को सलाह देने की चेष्टा नहीं करता। वो भी उसके पास खड़े होकर ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं, सर हिलाते हैं, नोट करते हैं। देखिए, बात यह है कि इस देश में बड़े नेता पैदा होने बंद हो गए क्या, या बड़े नेता लोगों ने कंधे पर उठाकर पॉलिटिकल पार्टीज ने चलना बंद कर दिया क्या? ये दोनों काम हो रहे हैं लगता है मुझे। और जिससे मैं समझता हूं हमारी जो पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो गरीब होता जा रहा है, परस्पर गरीब होता जा रहा है। इतना गरीब लोकतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा।
कोalition कभी गवर्नमेंट के टाइम में भी नहीं रहा। लेकिन आज के दिन भारत का लोकतंत्र इतना निरीह, इतना निर्धन, इतना नॉन टैलेंटेड मैंने आज तक नहीं देखा। आज मैं जब सुन रहा था, जो बीजेपी का स्कॉलर एमपी है, जो स्कॉलर, जो हिस्ट्री में स्कॉलरशिप है, जिसकी बहुत बड़ा आदमी है, मैंने सुना वो एक समय में रुइयर्स के लिए काम करता था, मेरा ख्याल है एक जमाने में शायद। तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, उसकी भी वो इतनी किताबें लेके आ रहा है, वो कहता है मैं अब लाइब्रेरी बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि उस लाइब्रेरी का मुस्तकबिल क्या होगा जो वो बनाएंगे। और इधर जो गड़बड़ हुई, भले ही मजाक में, राहुल गांधी को, देखिए बात यह है कि मैं और आप मिल सकते हैं। मैं खुद कई बार कहता हूं कि हम लोग मिल के, हम लोग, हमारा एक दोस्त हुआ करता था, बड़ा प्यारा दोस्त था हमारा, बाद में वो प्रसार भारती का चेयरमैन भी हो गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। बड़ा स्कॉलरली दोस्त था हमारा, अभी भी है, लेकिन कभी कभी हमारे उनके विचार नहीं मिलते थे, तो हम मजाक में कहते थे, ही इज अ ट्रेटर टू द कॉज। यार, ट्रेटर टू द कॉज इन विच ही टुगेदर बिलीव्ड। यस कोई एक मुद्दा हो जिसपे आप और हमारी एक राय हो और उसपे आप छिटक के अलग निकलने, तो मैं कहूँ देखो भाई, ये तो ट्रेटर टू द कॉज है। निकला। ये बात मजाक में बोली जाती है। ये बात राहुल गांधी ने मजाक में उसको बोली, बेअंत सिंह के पोते को, रवनीत बिट्टू को। देखिए, रवनीत बिट्टू जो है वो बहुत ही सुशील है, और उसका क्या कारण थे उसके जाने का, मेरा एक उसमें थ्योरी है, मैं कर सकता हूँ आपसे शेयर अगर आपके प्रोग्राम परमिट करता है तो। लेकिन वो हमारे पांव छूता है कि उसको पता है कि उसके जो पूर्वज है, उसका जो पार्टी का जो बेअंत सिंह है, हम उसके उस जमाने में भी हम थे, फिरा के लोग हैं। वो बुरा नहीं है, राहुल गांधी भी बुरा नहीं है, ये दोनों अच्छे लोग हैं, आज के दिन एक साथ नहीं है। तो लोकतंत्र में तो ये है, ये इंडिपेंडेंस है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, उस पे फिर एक बड़े और सरदार जी ने उस पर बड़ा बयान दे दिया कि तो सरकारों का अपमान है, सरदारों का अपमान है। हाँ। अरे भाई, ये आजकल अपमान हर बात में किसी न किसी बड़ी चीज का हो जाता है, इसलिए विजय 3 वेदों वाले विजय जी, मैं पंडित नहीं, नहीं, आपके 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 आपकी शान में मैं आर्गुमेंट ये पेश करना चाहता हूं कि सिखों की वो कम्युनिटी है जिन पे चुटकुले बनते थे जी, एक जमाने में। बुरा नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते बहुतेरे। वो बीच में वहां भी थोड़े से सर फेरे उठे और उन्होंने गड़बड़ की, वो बुरा नहीं मानते थे। सिख और पंजाबी, मैं पंजाबी हूं तो परमिट मी दी बोस्ट, कि सिख और पंजाबी, they can laugh at themselves। यस, जिंदगी का तो मजा, ये बड़ी खूबी है। यही तो कह रहा हूं, ये तो मजेदार बात है। और ये एक बड़ा डिसहार्मनिंग ट्रेट है कि आप अपने आप पे जोक क्रैक कर दें तो टेंशन हवा में एकदम डिसिपेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ह्यूमर जो होती है, जो पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने हमको बताया, और जिसके पीरू मोदी एक बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे, यस, वो ह्यूमर है ही कहां हमारे लोकसभा, ये हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में। वो ह्यूमर अगर आप इस्तेमाल करेंगे भी ना, तो उसको ट्विस्ट कर कर उसको ऐसे बता दिया जाएगा कि वो गाली थी, अपमान में शामिल कर देगा। हाँ, गाली थी, ऐसे बोल दिया जाएगा कि वो गाली थी। मैं बाध्य हो गया ये लिखने के लिए कि लोग कह रहे हैं कि जो पंडित, वो जो फिल्म है ना, घूसखोर पंडित, तो एक बंदा, एक बड़ा विद्वान बैठा हुआ था टीवी पे, वो कहता है ये तो पंजाबी पाकिस्तानी बोलते हैं ऐसे, ये पाकिस्तानी लैंग्वेज का छाप है इस पे पंडित शब्द पे। तो मैंने उसको कहा, पंजाब में चले जाओ, हमारे वाले में हर पंडित को पंडित बोलते हैं वहां। और आज किसी ने लिखा है कि वो जोशी जी थे ना, जनसत्ता वाले एडिटर, प्रभाष जोशी, वो भी पंडित लिखते थे, वो पंडित बोलते थे। देखिए, इस भारत की जो समृद्धि है,
इसकी जो हिस्टोरिकल नॉलेज और इसकी जो हिस्टोरिसिटी और इसका जो विद्वता का जो जो भंडार है, और वो विद्वता जिसमें विभिन्नता है, उसको एक तरह की वर्दी पहनाना चाहते हैं कुछ लोग। वो इस देश में कुछ समय तक हो सकता है, अनंत काल तक नहीं हो सकता। सर, अभी इस पर संसद पर जो राहुल जी की बात हुई और फिर प्रधानमंत्री जी की बात हुई, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, ये मौका कभी नहीं आया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि उन्होंने उनको सलाह दी थी क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा था। लोकसभा अध्यक्ष को उनको दूसरी सलाह देनी चाहिए थी। बहुत ही रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबल स्पीकर, आप चूंकि सदारत करते हैं हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस की, इसलिए हमें आपकी इज्जत करनी है। लेकिन इज्जत का मतलब ये नहीं कि हर चीज से हम आपकी एग्री करें। लोकतंत्र का तकादा ये है कि अगर आपको नहीं कोई बता रहा, इतने ऊंचे ओहदे पे आप बैठे हैं जनाब, अगर आपको कोई नहीं बता रहा कि यहां आप गलती कर रहे हैं, यहां पर आपके उस सिंहासन पे चार चांद नहीं लग रहे जहां पर आप विराजमान हैं, तो किसी को तो आपको बताना पड़ेगा ना। देखिए, द ऑनरेबल स्पीकर cannot just advise, he can direct the prime minister. जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा कि मैं नहीं दूंगा भाषण, तो आप कह रहे हैं कि वो जो महिलाएं सांसद थी बहुत नजदीक आ गई थी राष्ट्रपति की कुर्सी के और उससे उनको खतरा था। भारत के प्रधानमंत्री को भारत के सदन में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहां पर उसकी ढाल जो है ना, हम और आप जितने हम सारे 140 वाले हैं, हम सारे वहां रिप्रेजेंटेड हैं, हम हैं उसकी ढाल, हम उसका कवच है भाई, भारत के वोटर्स। जी। और आप कहते हैं कि वहां पर उनको खतरा था। भाई, एक स्टेटमेंट से आपने हमारे लोकतंत्र की पगड़ी उछाल दी। माननीय स्पीकर साहब, आपने क्यों भारत के लोकतंत्र की पगड़ी उछाली, आप मुझे बताएं। और अगर ऐसा खतरा था तो क्या आपने केस रजिस्टर करवा दिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये थ्रेट पोज की हमारे माननीय प्रधानमंत्री को? ये सबसे बड़ा ये इंसिडेंट है जिसमें कि पता नहीं क्यों नजर लग गई कि हमारे लोकतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को पाकिस्तान की नजर लगी रहती है, क्योंकि उनके डेमोक्रेसी, उनकी जो डेमोक्रेसी वो मैंने देखी हुई है, वहां पर होते हैं ऐसे मजाक, ऐसे नमूने पैदा होते हैं। भारत में नहीं होते। भारत तो लोकतंत्र में एक अग्रणीय भूमिका निभाता था। भारत आज से 10 साल 15 साल पहले अमेरिका के लोकतंत्र के बराबर का लोकतंत्र था, उससे बेहतर लोकतंत्र था, क्योंकि वहां तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सर, एक चर्चा इस पूरे सप्ताह में हुई, वो नेहरू गांधी परिवार को लेकर हुई, और परिवार नहीं, प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी को लेकर, इंदिरा जी को लेकर, फिर सोनिया जी को लेकर भी, और निजी टिप्पणियां की गई। लेकिन ज्यादातर लोगों का तर्क यह है, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कि इसमें नया क्या है, ये सब कुछ तो सार्वजनिक तौर से उपलब्ध है और इन सब की चर्चा होगी। यदि आप हम पर सवाल उठाएंगे तो हम आप पर सवाल उठाएंगे, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ हो, तो फिर इतना क्यों हंगामा हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जब आप आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगती है, एवरी एक्शन मीट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सच है, ये तो साइंस का लॉ है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, वन अपमैनशिप चल रही है आज के दिन। अगर पार्लियामेंट में एक साइड भी मैच्योर्ड होती, उसको हमारी पार्लियामानी संसद का इतिहास से वाकिफ होती, तो उसको ये काम नहीं करना पड़ता। मैं जब देखता हूं, और आप भी देखते होंगे, तो आपने ये लंबे साल तक आपने पार्लियामेंट कवर की है, अब भी आप नजर रखते हैं, हम भी रखते हैं। क्या आप शुद्ध नहीं होते? क्या आपको ये नहीं लगता ये मेरे नुमाइंदे हैं क्या?
आप बताइए ना मुझे। बिल्कुल ठीक बात, हम तो तकलीफ में हैं। हाँ, हम लोग, आई एम अनेबल टू रिकॉग्नाइज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो सिटिंग इन पार्लियामेंट कि ये लोग हमारे नुमाइंदे हैं क्या? क्योंकि हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, और जिस मुल्क में लिटरेसी, एजुकेशन बदकिस्मती हो जाए या ये एहसास दिलाने लगे, आप अंदाजा कीजिए कि उसका मुस्तकबिल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। ये लोग सोचते नहीं है क्या? देखिए, एक छोटे से अटल जी के बयान पे ये बात फैल गई कि सोमनाथ चटर्जी रिजाइन करने वाला है। अटल जी घर पहुंच गए उसके, और कहा ऐसा मत कीजिएगा, मेरा ये तात्पर्य नहीं था, और ये बात निकली बाहर, छपवाई गई। वो था हमारा लोकतंत्र। या हमारे स्पीकर्स ब्रॉडली एक्टेड इन सपोर्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन व्हेन द पुश केम टू शव दे स्टूड अप, वो खड़े हो गए फिर। और उसमें रवि रे का नाम लेंगे हम, रवि रे साहब, उसमें हम उसमें सोमनाथ चटर्जी का, सोमनाथ दा का भी नाम, हाँ, सोमनाथ चटर्जी का नाम लेंगे उसमें। ये लोग, अरे ये जो, देखिए मेरी बात सुनिए, जो टीडीपी के स्पीकर थे बालियोगी साहब, जीएमसी श्री बालियोगी, बालियोगी साहब, जो आनंद मोहन ने गड़बड़ की थी उस पे जो उनका रवैया था, आपने देखा, अगर आप याद करें तो आपको पता चलेगा कि वो अलायंस पार्टनर के मेंबर थे, लेकिन वो खड़े हो गए थे। अरे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बालियोगी साहब स्पीकर, के साथ तो वाजपेयी जी का उस को अविश्वास प्रस्ताव को, कॉन्फिडेंस मोशन को भी याद किया जा सकता है कि वो सरकार नहीं गिरती यदि हाँ प्रधानमंत्री उस पर ऑब्जेक्शन भी कर देते, मान लीजिए गिरधर गोमांग के वोट को लेकर, तो कुछ और फैसला हो सकता, लेकिन हाँ उन्होंने उसको माना है। हाँ, मना, देखिए ना आप, मैंने तो अटल जी को सुना है डांटते हुए जॉर्ज फर्नांडिस को कि तुमने क्या बोल दिया, तुमने किसने बता दिया है तुम्हें? तो उसने कहा प्रधानमंत्री ने। तो आपने यहां पर आके बता दिया सबको, तो अब आगे से कौन प्रधानमंत्री किस विपक्ष के नेता से बात करेगा? कैसे चलेगा लोकतंत्र? ये कहाँ गए वो लोग? एक सीरीज बनती थी पहले टेलीविजन पे, अगर आपको याद हो तो, जी कहाँ गए बिल्कुल, वो लोग? आज उस सीरीज की ज्यादा जरूरत है। कहाँ गए वो लोग? और उसका सीक्वल होना चाहिए, कहां से आ गए ये लोग, कैसे आ गए? गंभीर गंभीर बात आप कर रहे हैं। मैं इसलिए, और मैं इसमें किसी के वोट का अपमान नहीं कर रहा हूं, दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव विजडम। देखिए, पीछे मुड़ के जो विद्वता हासिल होती है उसके मुकाबले की विद्वता कोई नहीं होती, क्योंकि उसमें अपना गलती भी और दूसरे गलती की दोनों नजर आ रहे होते हैं, और उसके बाद आदमी ज्यादा विद्वान बन के बोल सकता है। तो हम ज्यादा विद्वान बन के, आप और मैं दो भाई बोल रहे हैं कि आज हमारा जो रेट्रोस्पेक्टिव विजडम है, इट्स इन फुल प्ले, और उस फुल प्ले से मैं समझता हूं कि आपको और हमको कुछ प्रकाश मिलेगा। लेट देयर बी लाइट फॉर दिस कंट्री, दिस इज अ बिब्लिकल फ्रेज, पर मैं बड़ी हादसा से, बड़े विनम्रता से इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी की भावनाएं हाथ करने के लिए नहीं। कोई ये भी कह सकता है कि भाई आपने बिब्लिकल फ्रेज यूज कर ली। लेट देयर बी लाइट Yes, इज अ बिब्लिकल फ्रेज, जी लाइट मीन्स प्रकाश हो लोगों के दिन में। नहीं, लेकिन ये कब तक आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, और गड़े मुर्दों के लिए फिर आपने कहा कि रिएक्शन होता है हर चीज का, आप न्यूटन के थर्ड लॉ को याद कर रहे हैं, जी, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कब तक चलेगा? देखिए बात यह है कि न्यूटन का थर्ड लॉ जब तक चलता रहेगा, जब तक इस देश में साइंटिफिक टेम्पर का बहिष्कार होता रहेगा। और साइंटिफिक टेम्पर की फ्रेज पंडित नेहरू की थी, बुरा ना मानिएगा देखने वालों, ये हमारी विरासत है जिसको हम तिलांजलि दे रहे हैं। भाई, लड़ाई होती है राजनीति में, एक दूसरे से लड़ो। अब किताब क्यों नहीं दिखा रहे नरवणे की? क्योंकि इनको डर है कि हम तो नेहरू की जो फेलियर्स है विज़ावी चाइना, उसके साथ ब्रैकेट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जी ये कोई बोला नहीं है, बोलेगा भी नहीं।
डर सिर्फ एक ही है, देयर इज नो नीड फॉर एनीबडी टू बी स्केर्ड ऑफ अ बुक। खासकर किसी भी सरकार को किसी भी किताब से, भले ही किसी ने लिखी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक देश की जनता उसके साथ है। खड़े और आज के दिन और तात्कालिक सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पे कोई खतरा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन जब आपने एक नैरेटिव बनाया जिसमें आपने एक विलन इजाद किया, जब आप देखते हैं कि दूसरा नैरेटिव बनने की संभावना है जिसमें हम उसके टक्कर के विलन हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे इतिहास में, डर जब लगता है। और मेरा ये मानना है कि इससे भी किसी भी सरकार को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता, आपको नहीं पता कि किन कारणों से ये कहा गया कि जो उचित समझे वो करें। हमको जो हमारा लिमिटेड ज्ञान है इस बारे में वो ये है कि भाई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी फौज को कि आपने बिना टॉप लेवल क्लियरेंस के कोई ऐसा एग्रेसिव एक्शन नहीं लेना है। और जनरल नवरणे ने उसी की ओबीडियंस में, ओबीडियंस तो नहीं पर उसी के अनुसार, उसी रेफरेंस में ऊपर से निर्देश मांगे। लेकिन जब ये सरकार कहती है कि जो उचित समझे वो करें, इसको इस रेफरेंस में भी तो लिया जा सकता है कि सरकार ने कहा जो आप, क्योंकि यू आर द चीफ, आर्मी चीफ, बट यू डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू डू और वी आर विद यू। This can be one interpretation. I'll give you the other interpretation. Yes. The other interpretation is that you abdicated your responsibility. भैया ऐसा है कि you abdicated the responsibility after telling the army कि हमसे फैसला लेके आपने करना है, और जो उचित समझे वो करें, वो फैसला है, वो फैसला नहीं है, वो बलि का बकरा तैयार कर रहे हैं आप अगर कुछ गलत हो जाए तो। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है जी। एक आपने दिया इंटरप्रिटेशन, मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूँ। ये कहा जा सकता है सरकार, इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन मेरा पेटेंट नहीं मानता हूं मैं, लेकिन हमको दोनों पक्ष सामने रखकर फिर दोनों तरफ देखकर फैसला लेना पड़ेगा। तो क्या है वो, क्या कारण था कि यू सी द पॉइंट इज दैट फौज में लड़ाई के वक्त में इफ यू डेजर्ट योर पोस्ट then you are subject to court martial. कोई भी फौजी he deserts his post, जो अमेरिका हमारे आर्मी का एक्सप्रेशन है कि भगोड़ा हो जाए, वो एक deserting his post का मतलब ये है, तो उसको कोर्ट मार्शल झेलना पड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, आंख की शर्म रखता हूँ, लेकिन जब लंबे समय तक किसी आर्मी चीफ को जवाब नहीं मिलता तो उसका क्या मतलब हो सकता है, इससे ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये सीरियस मामला है और इस मामले पर सीरियस बहस होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देश की आर्मी को एकजुट रखकर और अपने साथ रखकर और उसको खुश रखकर उसकी हौसला अफजाई कर उसके हौसले बुलंद रखने हैं। और चूंकि अगर उसके हौसले जब भी बुलंद रहेंगे जब एकजुट जो देश है उसके पीछे खड़ा रहेगा। और आज से जो हो रहा है जनरल नवरणे के रेफरेंस में, उसमें ये लग रहा है कि देश एकजुट जनरल साहब के साथ नहीं खड़ा हुआ है। जो हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हमको करना चाहिए, और जो उनकी किताब है उस पर बहस हम करते रहेंगे। हम एकजुट होकर उनके पीछे खड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं कि एक एक शब्द जो लिख रहे हैं उसको हम एंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उसी ब्रेथ में हम रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, ना सपोर्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बहस का मुद्दा है, इस पे बहस करो, निष्कर्ष पे पहुंचो। जी सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, बजट सेशन तो अभी बाकी है, आपको ये ट्रेलर लग रहा है या ये टीजर जो है अब खत्म हो जाएगा, कोई नई कहानी या संसद की जो उम्मीद हम करते हैं उस कहानी पर हम चलेंगे? घाव भरने के लिए मरहम तो लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा मरहम, बताइए आप मुझे। कोई नजर आता है आपको? कोई दानिशमंद,
कोई इतना विवेकशील व्यक्ति आपको नजर आता है विजय जी, विपक्ष में और प्रतिपक्ष में आता है आपको? मुझे तो नहीं आता। और जो कर सकते हैं वो भी ताली बजा रहे हैं। वो भी हमको बता रहे हैं कि पंडित नेहरू सरकार के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। उन्होंने ही हमको बताया था ना, जिन पे हमको आस्था थी कि ये कुछ करेंगे, कुछ न्यूट्रल पोजीशन लेके और एकजुट कर सकते हैं। और उन्होंने भी किसी बड़े विद्वान पत्रकार के लेख पर बेस कर दिया अपना आर्गुमेंट। इससे ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं करेक्शन करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि ये विनोद शर्मा साहब और विजय त्रिवेदी बैठे हुए हैं। इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने विजय त्रिवेदी को सीनियर जर्नलिस्ट लिखा, विनोद शर्मा के आगे नहीं लिखा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे लता मंगेशकर के आगे गायिका लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो एक बात है कि विजय त्रिवेदी, इसको मैं आज कॉम्प्लीमेंट पे करना चाहता हूं कि ही हैज अ वेरी अंडरस्टेटेड सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसकी जरूरत आज की पार्लियामेंट में है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजाक नहीं कर रहा हूं कि इसको राज्यसभा भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पॉलिटिशियंस को विजय त्रिवेदी की जो अंडरस्टेटेड सेंस ऑफ ह्यूमर है, उससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो सिर्फ छोटा सा इंटरवेंशन करते हैं, कई बार बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, तो इनके ऐसा क्या पूछने से लग जाता है कि ऐसा नहीं है। थैंक यू सर, आपसे ही सब सीखते रहते हैं, तो ये आपकी क्रेडिट में है जो कुछ है। थैंक यू वेरी मच सर, ध्यान रखिए, आपने वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। नमस्कार, प्रणाम। शुक्रिया आप शुक्रिया विजय भाई।